इस वीडियो में जो हमें चैप्टर कवर करना है उस चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या? बैलेंस ऑफ पेमेंट एक चैप्टर है आपका, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का। ये एक तरीके से देखा जाए अकाउंटेंसी का ही एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिलीवर करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट कुछ नहीं होता है, ये एक स्टेटमेंट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट है जो कि रिकॉर्ड करता है, क्या रिकॉर्ड करता है? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है। किसके बीच में? ठीक, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेगा बिटवीन रेसिडेंट ऑफ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन होती है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट होता है। यहाँ पे ये डेफिनेशन लिखी हुई है, आपके नोट्स में भी लिखी होगी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक स्टेटमेंट है जो रिकॉर्ड करता है सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो कि टेक प्लेस करते हैं एक कंट्री के बीच में या उस कंट्री के रहने वाले लोगों के बीच में, और उस कंट्री के रहने वाले लोगों के और पूरी दुनिया के, बाकी दुनिया के जितने भी देश हैं उनके बीच में ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। वो बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाता है हमारा। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, क्या झाल है, देखो ये समझा देते हैं बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको, हमें सबको पता है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ठीक। हिंदुस्तान में रह के भी हम लोग बहुत सारी चीज़ें फॉरेन कंट्री से इम्पोर्ट करते हैं, ख़रीदते हैं, कुछ गुड्स इम्पोर्ट्स करते हैं, कुछ सर्विसेज इम्पोर्ट करते हैं। तो जो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का अकाउंट होता है, जब भी हम कोई भी चीज़ इम्पोर्ट करते हैं तो उस इम्पोर्ट करी हुई चीज़ को हम उठा के यहाँ पर लिख लेते हैं। ऐसे ही अगर हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते हैं तो उस एक्सपोर्ट करी हुई चीज़ को उठा के हम यहाँ लिख देते हैं, ठीक। तो इसकी भी दो साइडें होती हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड, जैसे कि हमारी नॉर्मल अकाउंट्स की होती हैं। उन दोनों साइडों पे हमें ट्रांजेक्शन्स लिखने होते हैं। अभी समझ में आ जाएगा बहुत ईजिली, आसानी से। तो बना के देख लेते हैं एक बार बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कैसा होता है। ठीक, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कुछ इस तरीके का आपका होता है, ठीक। ये हमारी क्रेडिट आइटम्स की साइड होती है, यहाँ पे सारे क्रेडिट आइटम्स लिखे जाते हैं और यहाँ पे सारे डेबिट आइटम्स लिखे जाते हैं। अकाउंट्स का उल्टा होता है, याद करने की ये भी ट्रिक अपना सकते हो। इस साइड पे हमारे को जितने भी इनफ्लो होंगे फॉरेन एक्सचेंज के वो रिकॉर्ड करेंगे, और इस साइड पे हमारे जितने भी आउटफ्लो होंगे फॉरेन एक्सचेंज के वो रिकॉर्ड करे जाएंगे, ठीक। इस अकाउंट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और दूसरा होता है हमारा कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाते हैं जो रिकरिंग नेचर के होते हैं, मतलब जो हमारी एसेट्स या लाइबिलिटीज़ के ऊपर फ़र्क नहीं डालते। इसके अंदर वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे जो अफेक्ट करेंगे हमारे देश की एसेट को और लाइबिलिटी को, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। और तो कौन कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन होंगे जो बार बार करते होंगे हम? तो सबसे पहला एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, हम गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें पैसा डॉलर आएगा। इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव्ड, मतलब हम, आपने जो है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है, पैसे किसी को लोन वगैरह दे रखे हैं, आपने ज़मीन खरीद रखी है, वहाँ से आपको रेंट मिल रहा है, या आपने वहाँ किसी कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, वहाँ से आपको डिविडेंड मिल रहा है, आपने लोन दे रखा है, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम कहलाएगी। इसमें हमारी सारी फैक्टर इनकम्स जो भी हम अर्न करते हैं वो आ जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा चौथा यूनिलैटरल ट्रांसफ़र रिसीव्ड, जैसे कि एक तरफा ट्रांजेक्शन, डोनेशंस वगैरह, गिफ्ट्स, ग्रांट्स वगैरह जो भी हमें मिलती है वो हमारी यूनिलैटरल ट्रांसफ़र के अंदर आ जाती हैं। तो ये पैसा हमें जो मिलता है ये इसमें आता है। इन सब चीज़ों से हमारे पास पैसा आएगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा। अब जाएगा कब? जब हम इम्पोर्ट करेंगे
गुड्स का। जब हम इंपोर्ट करेंगे सर्विसेज का, जब हम इन्वेस्टमेंट इनकम पे करेंगे, ठीक है, फैक्टर वो भी कौन सी, जैसे कि इन्वेस्टमेंट करते हैं अक्सर तुमने सुना होगा मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है आजकल, क्यों गिर रहा है, एफएफआई पैसा निकाल रहा है। एफएफआई कौन, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिन्होंने देश में शेयर्स डिवेंचर्स हमारे खरीद रखे हैं, वो अपने शेयर्स डिवेंचर बेच के देश छोड़ के जा रहे हैं, ठीक, मतलब शेयर डिवेंचर यहाँ से अपने बेच के पैसा निकाल के जा रहे हैं वो यहाँ से, ठीक। तो इसे अब उन्होंने जब यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, तो अगर बात करें तो उसके ऊपर उन्हें डिविडेंड वगैरह मिलता होगा, इंटरेस्ट वगैरह मिलता होगा, नहीं मिलता होगा, ठीक। तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम हो गई। ऐसी यूनिलैटरल ट्रांसफ़र पेड, तुम्हारा रिश्तेदार कोई रह रहा है वहाँ पे, ठीक है, तुम्हारा कोई दोस्त रह रहा है, तुमने उसे पैसे भेजे, रिश्तेदार को पैसे भेजे, डोनेशन दी किसी दूसरे देश को, तो ये हमारे सारे यूनिलैटरल ट्रांसफर्स में आ जाते हैं। ये हमारे कैपिटल अकाउंट का, करंट अकाउंट का पार्ट माने जाते हैं। इन सारे ही ट्रांजेक्शन से अगर ना ही हमारी किसी एसेट पे असर पड़ता है, ना ही हमारी किसी लाइबिलिटी पे असर पड़ता है। अब कैपिटल अकाउंट्स में ऐसे कौन से ट्रांजेक्शन है जिनसे हमारी एसेट्स और लाइबिलिटी पे असर पड़ेगा, जैसे कि पहला है सेल ऑफ एसेट। अब एसेट क्या, बिल्डिंग बेच दें, पुल बेच दें, नहीं, गोल्ड। सरकार अगर सोना बेचेगी तो एसेट्स कम हो जाएंगी, पैसा फॉरेन एक्सचेंज आ जाएगा। या फिर हम क्या कर लें, बोरो कर लें तो हमारे पास पैसा आ जाएगा। या फिर हम खर्च करना है तो परचेज ऑफ एसेट्स, एसेट्स को परचेज़ कर लें तो हमारे पास से पैसा चला जाएगा। या फिर हम किसी छोटे देश को पैसे उधार दे दें तो हमारे पास से पैसा चला जाएगा, ठीक। तो ये हमारे सारे आइटम्स होते हैं जो हमारे कैपिटल और करंट अकाउंट में आते हैं। अब अगर बात करें तो इससे ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्रिएट हो जाता है, आइटम्स इंक्लूडेड इन बीओपी। 3 से 4 नंबर में एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सबसे पहला विजिबल आइटम्स, दूसरा इनविजिबल, तीसरा इन्वेस्टमेंट इनकम पेड, और चौथा होता है यूनिलैटरल ट्रांसफ़र, और पाँचवा कैपिटल ट्रांजेक्शन्स। अब ये है क्या, तो बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। आप ये जो पोर्शन देख रहे हो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये जो हिस्सा है, अगर मैं बात करूं तो ये हमारा विजिबल ट्रेड होता है, ये विजिबल आइटम्स होते हैं, ठीक। इन्हें देखा छुआ जा सकता है। और इसके अलावा अगर मैं इन आइटम्स की बात करूं, ये दोनों जो आइटम्स होते हैं हमारे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस और इन्वेस्टमेंट इनकम वगैरह, ये हमारे इनविजिबल आइटम्स होते हैं, इन्हें देखा छुआ नहीं जा सकता, ठीक है। इसको दोनों को अलग अलग करके भी आप चाहो तो लिख सकते हो। तीसरा, अगर हम बात करें यूनिलैटरल ट्रांसफ़र पेड और यूनिलैटरल ट्रांसफ़र रिसीव्ड्स आते हैं। चौथा हमारे कैपिटल ट्रांजेक्शन्स आ जाते हैं। तो बस यहाँ पे यही लिखा है, ये 4 नंबर में आता है। अगर आपको फॉर्मेट याद हो गया तो याद हो गया, पहला विजिबल गुड्स, दूसरा इनविजिबल हो गया, तीसरा इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव, इन्वेस्टमेंट इनकम पेड, चौथा यूनिलैटरल ट्रांसफ़र रिसीव, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र पेड, इसके अलावा कैपिटल ट्रांजेक्शन्स। तो देखो यहाँ पे यही लिखे हैं, विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स के अंदर दिस इज रिफर्स टू ऑल फिजिकल गुड्स मर्चेंडाइज विच आर एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड डेट कैन बी सीन और टच। मतलब ये वो सारे फिजिकल गुड्स इसके अंदर आ जाते हैं जो कि एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट किए जाते हैं, जिन्हें हम देख या छू सकें। तो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, देखो इम्पोर्ट भी कर रहे हैं। इनविजिबल दिस रिफर्स टू ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज, जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, शिपिंग वगैरह, जो कि एक्सपोर्ट की जा रही हैं, इम्पोर्ट की जा रही हैं, जिन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता। तो सर्विसेज हमारी इसमें आ जाती हैं। इन्वेस्टमेंट इनकम, फैक्टर इनकम, इट्स इंक्लूड इन्वेस्टमेंट इनकम, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड, रॉयल्टी विच इज रिसीव बाय रेसिडेंट और पेड टू नॉन रेसिडेंट। मतलब इसके अंदर वो इनकम्स आ जाएंगी, फैक्टर इनकम्स, जो या तो हमारे देश के लोगों को मिल रही हैं या हमारे देश के लोगों द्वारा किसी फॉरेनर को पे की जा रही हैं। यूनिलैटरल ट्रांसफ़र, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स के अंदर ये वन वे ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे कि गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशन। अगर हम मिलेंगे या हमें देंगे तो वो हम इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल ट्रांजेक्शन, इसके अंदर वो ट्रांजेक्शन आएंगे जिनसे चेंज इन एसेट्स या चेंज इन लाइबिलिटी देखने को मिलता है। इसके अंदर कैपिटल रिसिप्ट्स आएंगे, जैसे कि बोरोइंग, सेल ऑफ एसेट्स। कैपिटल पेमेंट्स आएंगे, जैसे कि रिपेमेंट ऑफ लोन्स और परचेज ऑफ एसेट्स। तो हमें यही आइटम्स लिखने होते हैं। अब इसी से यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट हमारा निकल के आता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड निकल के आता है। ये क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड मतलब बीओटी। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक। इस तरीके से हम बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालते हैं। अब जब बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालेंगे तो इसमें 3 सिचुएशन निकल के आएंगी। क्या क्या 3 सिचुएशंस निकल के आएंगी?
जैसे कि एक्सपोर्ट जो होंगे हमारे, वो या तो हमारे इंपोर्ट से ज़्यादा होंगे, जो एक्सपोर्ट होंगे, एक्सपोर्ट को एक्स लिख रहा हूँ, इंपोर्ट को एम लिख रहा हूँ, या तो जो हमारे एक्सपोर्ट होंगे वो इंपोर्ट के बराबर होंगे, या फिर हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से कम होंगे। अगर हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा होते हैं, ठीक, हमारे एक्सपोर्ट्स जो होते हैं वो इंपोर्ट से ज़्यादा होते हैं, तो इस सिचुएशन को कहते हैं ट्रेड सरप्लस, ठीक है। और अगर हमारे इंपोर्ट्स जो होते हैं वो हमारे एक्सपोर्ट से ज़्यादा होते हैं, तो इसे कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। और अगर हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो इसे कहा जाता है इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक। ऐसे समझ सकते हो आप, जैसे मान लो तुम्हारे एक्सपोर्ट 200 हैं, इंपोर्ट 150 हैं, तो 50 रुपये बचा ट्रेड सरप्लस। बैलेंस ऑफ ट्रेड में आपके एक्सपोर्ट 200 हैं और इंपोर्ट भी 200 हैं, तो ये इक्विलिब्रियम आ गया। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड में आपके एक्सपोर्ट 100 हैं और इंपोर्ट 200 हैं, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड माइनस में आ गया, यानी कि ट्रेड डेफिसिट निकल के आ गया, ठीक। तो ये हमारे 3 टाइप के इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड होते हैं। अब इसके बाद डिफरेंस पूछ लेता है बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में। पहला तो मीनिंग ही हो गया, 4 नंबर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब हो गया डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ठीक। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो कि रिकॉर्ड करता है सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो कि एक देश और बाकी दुनिया के बीच में हो रहे हैं गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। तो मतलब डेफिनेशन लिख देनी है पहले पॉइंट में। दूसरा कंपोनेंट, ठीक, बीओटी के अंदर खाली विजिबल आएंगे, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स ही आएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स भी आएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज भी आएगा, इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड और पेड भी आएंगी, यूनिलेटरल ट्रांसफर रिसीव और पेड भी आएंगे, कैपिटल ट्रांजेक्शंस भी आएंगे। तो वही लिख दिया। कैपिटल ट्रांजेक्शन बैलेंस ऑफ ट्रेड में कोई कैपिटल ट्रांजेक्शन नहीं आता है, ठीक। इसके अंदर कैपिटल ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। इसको, ये एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, देखो ना, एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसी लाइन में ख़त्म हो गया। और बीओपी पूरा अकाउंट है, ठीक है, नैरोअर कॉन्सेप्ट। बीओपी जो है बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा जो अनफेवरेबल बीओटी है, मतलब अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड में नुकसान होगा तो वो तो बीओपी से कवर हो जाएगा, लेकिन बीओपी में नुकसान होगा तो बीओटी से कवर नहीं होगा। ये आप खुद भी नॉर्मली भी देख सकते हो, बुद्धि लगाओगे समझ में आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद इसमें और क्या आता है? इसके बाद इसमें अगला आता है कंपोनेंट्स। जो अगला क्वेश्चन इस पर बनता है, करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं आपसे कि करंट अकाउंट के कंपोनेंट बता दो। बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर में पूछता है। तो यहाँ है, पहले कंपोनेंट होते हैं विजिबल ट्रेड या ट्रेड इन गुड्स। इसके अंदर आता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ फिजिकल गुड्स। द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड, उसे हम ट्रेड बैलेंस कहते हैं। अगर ये ज़्यादा होगा तो वही बात हो गई, यहाँ पे आप ये लिख दोगे, अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स ज़्यादा होगा तो सरप्लस कहलाएगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स से कम होगा तो ट्रेड डेफिसिट कहलाएगा। तो विजिबल ट्रेड आ गया, मतलब ट्रेड इन गुड्स आ गया। उसके बाद हम इनविजिबल लेते हैं। इनविजिबल में हमारे वो आ जाएंगे, ट्रेड इन सर्विसेज आर इनविजिबल बिकॉज इट कैन नॉट बी सीन क्रॉसिंग द नेशनल बॉर्डर्स। इन्हें हम इनविजिबल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बॉर्डर्स को क्रॉस करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। इन्हें 2 पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है, ठीक। एक सर्विसेज में, ठीक, एक हमारी फैक्टर इनकम में और एक नॉन फैक्टर इनकम है। फैक्टर इनकम में मतलब वो चीज़ें आ जाएंगी, इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट एंड सर्विस पेमेंट्स ऑन फॉरेन लोन्स, क्रेडिट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, रिसिप्ट पेमेंट, पेटेंट्स, रॉयल्टीज, फिल्म रेंटल एक्सेट्रा। मतलब अगर हम बात करें फैक्टर इनकम में, इन्वेस्टमेंट इनकम में, हमें अगर हमने वहाँ पे कोई भी पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, शेयर्स खरीद रखे हैं तो उस पर डिविडेंड मिलेगा, वो आएगा। हमने वहाँ अगर किसी को लोन दे रखा है तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, वो आएगा। इस तरीके से हमने वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट कर रखी है, खरीद रखी है, हमने किराए पर उठा रखी है, तो जो है हमें उसका रेंट मिलेगा, वो आएगा। सेम प्रोसीजर अगर हम उल्टा कर लें, किसी फॉरेनर ने हमारे देश में किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो उसे डिविडेंड मिलेगा, तो ये हमारे पास से पैसा जाएगा, इन्वेस्टमेंट इनकम पेड हो गई। इसी तरीके से उसने हमारे किसी देश के इंसान को लोन दे रखा है, कंपनी को लोन दे रखा है, तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा, तो हम इन्वेस्टमेंट इनकम पेड हो गई, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इस तरीके से अगर उसने यहाँ कोई प्रॉपर्टी एक्वायर कर रखी है, उसे रेंट आउट कर रखा है तो उसे उसके बदले रेंट मिलेगा, तो ये हमारा उसमें रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पे यही दे रखा है, ठीक। इसके अंदर ये चीज़ें आती हैं, ये चीज़ यहाँ लिख दिया कि क्या क्या आएगा। पेमेंट्स फॉरेन लोन्स के ऊपर, जो हमने लोन वगैरह दे रखे हैं, प्रॉफिट्स फॉरेन कंपनीज से वगैरह मिलेंगे अगर हम पे करेंगे, ठीक। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ पेमेंट, रॉयल्टी और रेंट्स वगैरह के
पेटेंट रॉयल्टी किराए पे दी जाती है, ये सब चीज़ें आ गई। इफ़ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम पेड बाय द फॉरनर्स टू इंडियंस, अगर ये पैसा इंटरेस्ट और डिविडेंड का, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा लिखना है, अगर इंटरेस्ट और डिविडेंड फॉरनर्स के द्वारा इंडियंस को दिया जाएगा तो ये हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे BOP की। अगर मतलब हमें ये पैसा मिल रहा है तो हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और अगर हम पे कर रहे हैं तो हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो बस वही लिखा है, इफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड आर पेड बाय इंडियन टू फॉरनर इट इज इक्वल टू ऑन डेबिट साइड। नॉन फैक्टर इनकम में नंबर ऑफ सर्विसेज रेंटेड बाय द रेजिडेंट, हमारे देश के लोगों द्वारा या हमारे देश के द्वारा दूसरे देशों को सर्विस दी जाती है, इसके अंदर वो आती है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, सॉफ्टवेयर सर्विसेज वगैरह आती हैं। ठीक, अगर ऑब्वियस सी बात है इसमें भी क्या, अगर इन सर्विसेज को हम हायर कर रहे हैं तो इसके बदले हमें पेमेंट करना होगा, हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। इंडियंस हायर करेंगे तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट करेंगे, और इंडियन अगर प्रोवाइड करेंगे उसके बदले उन्हें पैसा मिलेगा तो हम इसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ ये लिखा है, इफ दी सर्विस आर पेमेंट रिसीव बाय इंडियंस, अगर इन सर्विस के बदले पेमेंट्स इंडियंस को रिसीव होंगे तो ये रिकॉर्ड किया जाएगा क्रेडिट साइड पे और BOP में। लेकिन अगर इसके बदले हम पेमेंट्स पे करेंगे इंडियंस तो इसे हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारे नॉन फैक्टर इनकम्स में आ जाते हैं। तीसरा, करंट अकाउंट में क्या आता है, हमारा ट्रांसफ़र पेमेंट्स आते हैं। तो ट्रांसफ़र पेमेंट में ये यूनिलेटरल ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे कि फॉरेन गिफ्ट्स, डोनेशंस, मिलिट्री एड वगैरह, टेक्निकल असिस्टेंस, ये हमारा इसमें आता है। दीज आर रेफर्ड टू एज अनइक्विटेड ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर, इन्हें यूनिलेटरल ट्रांसफ़र भी कहते हैं क्योंकि इनमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं होती रीपेमेंट करने की। ठीक है, एक तरफा है, मतलब इनके बदले भी हमें कुछ नहीं देना होता और भविष्य में इन्हें रीपे भी नहीं करना होता है। दीज पेमेंट्स रिफर्स टू दोज रिसिप्ट्स एंड पेमेंट विच प्लेस्ड विदाउट टेकिंग एनीथिंग रिटर्न, मतलब ये इनके बदले हमें कुछ पे नहीं करना होता, वही चीज़ यहाँ लिखी है। ये दो तरीके से होते हैं, ऑफिशियल ट्रांसफर, प्राइवेट ट्रांसफ़र। ऑफिशियल ट्रांसफ़र मतलब फॉरेन एड्स, डोनेशंस मिलती हैं डेवलप कंट्रीज से, डेवलपिंग कंट्रीज़ को, हमारे देश को बड़ी कंट्री से जो मिलती हैं वो इसमें आ जाती हैं। पब्लिक ट्रांसफ़र मतलब गिफ्ट, डोनेशन वगैरह प्राइवेट लोग जो है डोमेस्टिक रेसिडेंट्स फॉरेन रेसिडेंट्स को भेजते हैं या फॉरेन रेसिडेंट डोमेस्टिक रेसिडेंट्स को भेजते हैं, तो वो हमारे ट्रांसफ़र पेमेंट में आ जाते हैं। 3 नंबर में एक क्वेश्चन ये बनता है। तो कौन कौन से क्वेश्चन बन गए अब तक इसमें 3 नंबर के? पहला 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन बना, पूरे BOP के कंपोनेंट्स क्या क्या लिखोगे? विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, इन्वेस्टमेंट इनकम पेड और रिसीव्ड, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, कैपिटल ट्रांजेक्शंस, आइटम्स इन BOP, कंपोनेंट ऑफ BOP, पूरे BOP के। करंट अकाउंट के पूछेगा तो विजिबल आइटम्स मतलब विजिबल लिख सकते हो आप, विजिबल गुड्स लिख सकते हो। ठीक है, आप इसमें लिख सकते हो विजिबल गुड्स या विजिबल ट्रेड या ट्रेड इन गुड्स लिख सकते हो। ठीक, इनविजिबल ट्रेड लिखेंगे, इनविजिबल ट्रेड की 2 कैटेगरी हो जाएंगी हमारी, फैक्टर इनकम वाली, इन्वेस्टमेंट इनकम और सर्विसेज वाली। मतलब फैक्टर इनकम और नॉन फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम में इन्वेस्टमेंट आ जाएगी और नॉन फैक्टर इनकम में सर्विस आ जाएंगी। उसके अलावा ट्रांसफर पेमेंट से 3 कैटेगरी हो गई हमारी, किसके लिए? 3 नंबर के लिए करंट अकाउंट का। इसके अलावा ऐसे ही कैपिटल अकाउंट्स के बारे में पूछा जाता है, तो कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला कंपोनेंट होता है FDI। FDI का मतलब क्या हो गया? रिफर्स टू परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक फैक्ट्रीज, रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स बाय फॉरनर्स विच गिव्स कंट्रोल ओवर द एसेट्स। जैसे कि मान लो किसी फॉरनर ने, ठीक है, जैसे कि हम 2 मिनट को समझ लेते हैं। जैसे कोई फॉरनर है, ठीक है, उसने क्या करा, यहाँ पे एक ज़मीन खरीदी, उस ज़मीन पे अपनी बिल्डिंग बनाई, घर बनाया और उसे जो है एसेट उसने खरीदी। तो जो ये इसने एसेट खरीदी, ये एसेट खरीदना हमारा कहलाता है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इससे हमारे पास डॉलर आ रहे हैं और इससे इसके पास क्या चला जाता है? कंट्रोल चला जाता है। अब इससे कंट्रोल उसके पास चला जाएगा। सेम सिचुएशन हमारे साथ भी है। अगर हम किसी फॉरेन कंट्री में कोई एसेट परचेज़ करते हैं तो उसके बदले हमारे पास से रुपया चला जाएगा, लेकिन उसका कंट्रोल हमारे पास आ जाएगा। अब ये इस घर का जो चाहे वो करे, किराए पे उठाए, तोड़वा दे, कुछ करे, ये इसका मन, ये इसकी जगह। ठीक, तो FDI हमारा ये कहलाता है। FDI का मतलब हो गया जब कोई भी परचेज करी जाती है फिक्स एसेट्स किसी फॉरेनर के द्वारा, इससे उसे कंट्रोल मिल जाए। एक्विजिशन ऑफ ए फर्म इन अ डोमेस्टिक कंट्री, मतलब कोई बिजनेस ही खरीद ले, यहाँ पे कंपनी खरीद ले। ट्रांसफर ऑफ फर्म फ्रॉम पेरेंट कंपनी अब्रॉड टू सब्सिडी कंपनी इन डोमेस्टिक कंट्री, मतलब या फिर कोई पेरेंट कंपनी जैसे मैकडोनल्ड्स, उसकी यहाँ पे सब्सिडी कंपनी है छोटी, मैकडोनल्ड्स इंडिया नाम से, वो उसे यहाँ पे फंड्स भेजे, तो वो भी हमारा क्या माना जाएगा? FDI माना जाता है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने अच्छे से ये लिखवा भी, डायग्राम के थ्रू बना भी दिया है। जैसे कि मान लो कोई फॉरेनर है,
टोनी नाम का शख्स है, उसे यहाँ पे कोई एक घर बहुत ज़्यादा पसंद आ गया तो उसने ये घर खरीद लिया, तो एक एसेट हमारे पास से चली गई, तो हमारे पास से उस एसेट का कंट्रोल चला गया, यहाँ पे एसेट नहीं गई। अब ऐसा नहीं है कि वो इस घर को उठा के अपने सिर पे लेके अमेरिका चला जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, वो घर उठा के अमेरिका लेके नहीं जाएगा, इसका खाली उसके पास कंट्रोल चला गया है, ये एसेट घर यहीं का यहीं रहेगा, लेकिन जी अब इसका है, तो इसके बदले जो पैसा आया ये हमारा FDI कहलाएगा। सेम सिचुएशन हमारे साथ है, अगर हम किसी फॉरेन में कोई एसेट खरीदते हैं तो उसके बदले हमारे पास से पैसा जाएगा, उसका कंट्रोल आएगा, वो एसेट उठा के हम थोड़ी ना अपने घर में लेके आ जाएंगे, या वो वहाँ से कोई बिल्डिंग उठा के, बुर्ज खलीफा में तुमने फ्लैट खरीदा, थोड़ी नहीं कहोगे ऊपर के बाकी फ्लैट तुम रख लो, नीचे के फ्लैट तुम रख लो, बीच वाला फ्लैट निकाल के मैं दे दूँ, अपने घर के ऊपर छत पे आऊँगा, ऐसा थोड़ी नहीं हो सकता है, ठीक। तो ये ऐसा नहीं हो सकता, तो FDI में खाली कंट्रोल जाता है। तो यहाँ पे लिखा भी है इफ़ एन इंडियन फर्म, ये इंपॉर्टेंट है, इफ़ एन इंडियन फर्म परचेज ऑफ फैक्ट्री अब्रॉड, अगर कोई इंडियन फर्म अब्रॉड में फैक्ट्री खरीदती है तो इससे आउटफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का, ठीक है। आउटफ्लो होगा मतलब ऑब्वियस सी बात है, अब तुम खुद सोचो, परचेज ऑफ एसेट की बात की थी ना मैंने, तो यहाँ ये परचेज ऑफ एसेट्स मतलब FDI की ही बात की थी, ठीक। हमने एसेट्स परचेज करी, तो इसमें जो एसेट्स परचेज करेंगे तो हमारे पास से पैसा गया, तो हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। अब अगर और कोई अगर फॉरेनर इसी को खरीदेगा, ठीक है, वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे पास से यहाँ पे गई है, और अगर कोई फॉरेनर हमारे देश में आके खरीदता है इसी चीज़ को, तो हमारे लिए सेल ऑफ एसेट्स होगी, उसे हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। इफ एन फॉरेन फर्म एक्वायर फैक्ट्री इन इंडिया, अगर कोई फॉरेन फर्म इंडिया में फैक्ट्री एक्वायर करेगी, इट रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इससे फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होगा, एंड इट इज रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ BOP, इसलिए क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा कोई अगर होल्डिंग कंपनी है और उसकी यहाँ कोई सब्सिडी कंपनी, जैसे मैकडोनल्ड्स इंडिया कंपनी है, अब ये इन्हें यहाँ पे कुछ फंड्स भेजें, तो कंट्रोल तो है ही इन्हीं के पास पहले से ही, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। ये उसके बदले फंड्स भेज रहे हैं, तो ये भी FDI ही कहलाएगी, क्योंकि ये अपनी खुद की कंपनी को ही फंड्स भेज रहे हैं। उसके अलावा दूसरा आता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में हम एसेट्स नहीं खरीदते, यहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स खरीदी जाती हैं फॉरेनर्स के द्वारा या फिर इंडियंस के द्वारा फॉरेन कंट्री में, मतलब इससे हमारे पास कंट्रोल नहीं आता। जैसे कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर होगा कि किसी फॉरेनर ने हमारी कंपनी के किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, ठीक। अब उसने हमारी कंपनी के शेयर खरीद लिए, इसका एग्जांपल सबसे पहले ले लो, मार्क जुकरबर्ग ने रिलायंस में, जियो में 10% की शेयर होल्डिंग है उसकी, तो अब क्या रिलायंस का कंट्रोल उसके हाथ में चला गया? नहीं चला गया। रिलायंस तो आज भी अंबानी चला रहा है, जियो आगे भी अंबानी चलाएगा, बस खाली उसका पैसा उसमें लगा हुआ है। तो इसे कहते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी इन्हें कहा जाता है, FFI का FII भी कहा जाता है। यहाँ ये लिखा है पहले पॉइंट में, इट रेफर्स टू द परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स बाय फॉरेनर्स। इसमें फाइनेंशियल एसेट्स खरीदते हैं फॉरेनर्स, दैट डज नॉट गिव परचेजर कंट्रोल, इससे उनके पास कंट्रोल नहीं जाता। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ऑल्सो अ पार्ट ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FII जो है वो भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है। इसका एग्जाम्पल, परचेज ऑफ शेयर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी बाय फॉरेनर, परचेज ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड ट्रीटेड एज अ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, या फिर हम फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स को परचेज करें तो वो इसमें आता है। वेन एवर देयर इज अ इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी ड्यू टू पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर हमारे देश में कोई पैसा इन्वेस्ट करेगा तो हम उसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमारे पास से पैसा आएगा, उसने हमारे शेयर्स खरीदे, हमारी तो सेल ऑफ एसेट है, ठीक। लेकिन अगर हम फॉरेन कंट्री में खरीदेंगे तो हम उसे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो बस ये लिखना है। इसके अलावा लोन्स, ठीक, लोन्स और बोरोइंग्स आ गई। बोरोइंग्स एंड लैंडिंग ऑफ फंड्स जो है ये भी इंपॉर्टेंट कमेंट होता है, इसको भी दो तरीके से देखा जा सकता है अगर हम बात करें, ठीक। इसमें दो तरीके क्या होते हैं, एक्सटर्नल असिस्टेंस और कमर्शियल बोरोइंग। मतलब एक्सटर्नल असिस्टेंस का इट मीन्स बोरोइंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज अंडर कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जब हम असिस्टेंस का मतलब होता है मदद, जब हम कोई हमारे गरीब देश के लिए या डेवलपिंग कंट्री के लिए मदद प्रोवाइड करता है, जैसे कि कोई फॉरेन कंट्री सस्ते दामों पे हमें सस्ते इंटरेस्ट रेट पे हमें लोन दे ताकि हम डेवलपमेंट कर पाएँ अपने देश के अंदर, तो वो एक्सटर्नल असिस्टेंस माना जाएगा। और अगर यही हम फंड्स बोरो करें इंडियन गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट सेक्टर वर्ल्ड के मनी मार्केट से हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो ये क्या कहलाया जाएगा, कमर्शियल बोरोइंग कहलाई जाएगी। इससे क्या होगा, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी होगी, दैट इट इज इक्वल टू द क्रेडिट आइटम इन BOP, इसीलिए इसे क्रेडिट आइटम जो है इनफ्लो होगा, सॉरी यहाँ आउटफ्लो लिख रखा है, गलत लिख रखा है। इससे क्या होगा, इनफ्लो होगा फॉरेन करेंसी का, इसलिए इसे क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक। ये हमारी इसमें आ जाती है, तो ये पूछ जा सकते हैं बस, ठीक। तो 3 क्वेश्चन बन गए, BOP के कंपोनेंट्स, करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स और इसके कंपोनेंट्स क्या कहते हैं। BOP के कंपोनेंट्स की बात करूँ, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, इन्वेस्टमेंट इनकम, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, कैपिटल ट्रांजेक्शंस। करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स, विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड्स, उसके 2 पार्ट्स होंगे, उसके नॉन फैक्टर और फैक्टर।
फैक्टर इनकम और नॉन फैक्टर इनकम। इसके अलावा यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, फिर उसमें ये हमारे किस में हो गए, करंट अकाउंट के, फिर कैपिटल अकाउंट में आएंगे। तो एफडीआई अगर आएगी, अगर मतलब हमारे देश में कोई पैसा इन्वेस्ट करेगा फॉरेनर, तो हम हमारे पास से फ़ौरन पैसा आएगा तो हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, और हम अगर किसी देश में खरीदेंगे तो हम इसे डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। इससे कंट्रोल हमें मिल जाएगा, और हम अगर वो यहाँ खरीदेगा तो हमारे देश से कंट्रोल उसके पास चला जाएगा। बोरोइंग्स पैसा आएगा यहाँ पे, लैंडिंग्स पैसा जाएगा यहाँ पे। तो एक्सटर्नल असिस्टेंस और कमर्शियल बोरोइंग, इसमें दो कैटेगराइजेशन हो जाते हैं। तो आपका ये इसमें आ जाता है। ठीक, अब इसमें अगली चीज़ क्या सीखनी है, देखो अगली चीज़ में सीखनी है, तो इसको थोड़ा सा आगे हायर लेवल पे और लेके चलते हैं, अच्छे से समझते हैं बीओपी को। देखो अब तक हमने ये पढ़ लिया, अब इसमें हम चीज़ें डालते हैं। मान लो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है $100 का, $100 है, ये $200, ये $300, ये $400। इंपोर्ट किया $250 का, ये $300 का, ये $550 और ये $100। ऐसे ही $600 की ये बेची, $500 की बोरोइंग्स करी, $750 की परचेज करी, $200 की हमने लोन्स दिए। तो ठीक, अब मैं अगर तुमसे कहूँ कि लला मुझे मेरी टोटल रिसिप्ट बता दो और टोटल पेमेंट बता दो, तो कितना होगा। तो टोटल रिसिप्ट्स के लिए क्या करोगे, तुम यहाँ का टोटल करोगे करंट अकाउंट का, और इसका टोटल करोगे, जैसे इसका 1100 और इसका 300 300 600 1000, और ए और बी दोनों को प्लस कर दोगे, 1000 प्लस 1100 और कह दोगे 2100। ठीक है, तो 2100 आ गया टोटल रिसिप्ट्स। ऐसे ही इधर निकालोगे तो 250 300 550 550 1100, तो ये 1200। ऐसे यहाँ निकालोगे तो 950, और यहाँ तुमसे कहा जाएगा तो ए प्लस बी करके 1200 प्लस 950, ये हो गया 2150। तो अब भी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है। क्या दिक्कत आ रही है, दिक्कत ये आ रही है इस बीओपी में कि मेरी रिसिप्ट्स तो 2100 की है, लेकिन पेमेंट करना है 2150 का, तो मुझ पे 50 रुपये कम है। अब ये 50 रुपये कहाँ से आएंगे, तो ये 50 रुपये जो सरकार के पास से आते हैं, अगर बात करें सरकार, ये 50 रुपये तो कहीं ना कहीं से लेके आएगी ताकि बीओपी को बैलेंस किया जा सके, जैसे बजट को बैलेंस किया जाता है। ठीक, बीओपी को बैलेंस करने के लिए ये 50 रुपये सरकार अक्सर गवर्नमेंट बोरोइंग से लेके आती है, या आप कह सकते हो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन से लाती है। ये क्या होता है ये अभी मैं सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन चीज़ क्या सिखानी थी, मेन चीज़ ये सिखानी थी, ये जो 50 रुपये हैं जो गवर्नमेंट ने बोरो किए हैं, इससे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ। ठीक, इस लाइन से पहले जितने भी यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हुए, ये सारे ट्रांजैक्शन अगर आप बात करो कहीं ना कहीं प्रॉफिट मोटिव से हुए थे, मतलब पैसा कमाने के लिए हुए थे नहीं हुए थे। और ये वाला जो ट्रांजैक्शन है, अगर मैं ये वाला ट्रांजैक्शन बात करूँ, तो ये जो था बीओपी को बैलेंस करने के लिए किया गया था। तो जितने भी ट्रांजैक्शन बीओपी में प्रॉफिट मोटिव से होते हैं, मतलब यहाँ तक के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये हमारे ऑटोनॉमस आइटम्स कहलाते हैं। और जितने भी ट्रांजैक्शंस हमारे बीओपी को बैलेंस करने के लिए करे जाते हैं, वो हमारे सारे अकोमोडेटिंग आइटम्स कहलाते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये सिखाना था। अब ये ऑटो डेटेड और ये है क्या, कैसे ऑफिशियल रिजर्व क्या है सीन, तो ये भी मैं समझा देता हूँ 2 मिनट से बहुत अच्छे तरीके से। जैसे मान लेते हैं, अपना ही एग्जांपल लेते हैं, ऑटोनॉमस बीओपी इनफ्लो कितने हैं। इस वाले एग्जांपल में ऑटोनॉमस इनफ्लोज कितने हैं, $2100 के।
और ऑटोनॉमस बीओपी आउटफ्लो कितने हैं, $2150 के। तो अगर बात करो तो $50 कम आ रहे हैं, तो ये कहलाता है डेफिसिट बीओपी या बीओपी डेफिसिट या फिर अनफेवरेबल बीओपी। तो इसे आप ये कह सकते हो, इस $50 को जो कम पड़ रहे हैं, ये $50 कम पड़ रहे हैं नहीं। अब क्या करना पड़ेगा, इस कमी को पूरा करना पड़ेगा। ठीक, इस कमी को पूरा कौन करता है, आरबीआई करता है इस कमी को पूरा। ठीक, आरबीआई इस कमी की एक तरीके से भरपाई करता है। अब कैसे करता है इस कमी की भरपाई, इसको या कह सकते हो एक तरीके से आरबीआई क्या करता है, अकोमोडेट करता है अनफेवरेबल बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। कैसे करता है अकोमोडेट, तो इसको कैसे करता है आरबीआई अकोमोडेट, तो इसको ऐसे करता है, हम सबको पता है, हमने पीछे पढ़ा, आरबीआई के पास एक बहुत बड़ा सा डब्बा होता है, जिस डब्बे के अंदर आरबीआई खूब सारे डॉलर, यूरो, पौंड, सोने की ईंटें, ये सब कुछ संभाल के अपने पास रखता है। तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई के पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन क्या होता है कि आरबीआई अपना ये सोने की ईंट उठाए और इसे मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में किसी दूसरे देश को, फॉर एग्जांपल यूएसए को बेच दे, ठीक, सेल कर दे, और इसके बदले ये $50 ले आए। तो पहला तो ये होता है। तो पहला तरीका होता है क्या, इसे कहते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन करेंसी एसेट्स। मतलब जब आरबीआई अपने रिजर्व में से सोना निकाल के मार्केट में बेच दे, वर्ल्ड मार्केट में, उसके बदले पैसा ले आए बीओपी को बैलेंस करने के लिए, तो इसे कहते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन करेंसी एसेट्स। या दूसरा तरीका है क्या, आरबीआई क्या कर ले, बोरोइंग्स कर ले फ्रॉम आईएमएफ से या वर्ल्ड बैंक से। ठीक, तो ये इसकी भरपाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी को, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ, ये ट्रांजैक्शंस अगर मैं बात करूं तो आरबीआई कर रहा है किससे, अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से कर रहा है। ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो होता है, ठीक, ऑफिशियल रिजर्व होता है। तो इसीलिए इस ट्रांजैक्शन को ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन भी कहा जाता है और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन भी कहा जाता है। तो अब बस आपको ये पढ़ा देता हूँ मैं, और कुछ नहीं है। यहाँ पे ये लिखा है, इसका उल्टा भी हो सकता है। उल्टा कब होगा, उल्टा तब होगा जब हमारा बीओपी सरप्लस में निकल के आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो हमारे पास पैसा बच जाएगा, हम क्या करेंगे, या तो जो सोने की ईंट बेच के आए हैं अभी, मान लो बीओपी ये कम नहीं ज़्यादा निकलता, ये ज़्यादा निकल आता, तो अब क्या करते, पहले की सोने की ईंट जो बेच के आए थे, यूएसए को दे के आए थे, ये ईंट वापस ले आते, पैसे दे आते, या फिर हम पैसा वापस कर देते, नहीं, किसी को उधार दे देते पैसे, वापस करने का कोई सीन नहीं होता, वो तो भविष्य की गवर्नमेंट करेगी, हमें क्या मतलब। ठीक, तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट चौथा आइटम आपका यही आता है, अकोमोडेटिंग, जिसे हम कहते हैं, देखो यहाँ दे भी रखा है, बिकॉज द ट्रांजेक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, दीज ट्रांजेक्शन्स को हम अकोमोडेटिंग और बिलो द लाइन आइटम भी कहते हैं। बिलो द लाइन आइटम मतलब, सर ये बिलो द लाइन आइटम का मतलब क्या है, तो देखो इसका मतलब ये है, ये जितने भी आइटम्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक के, इस लाइन से ऊपर के, ये सारे आइटम्स हमारे कहलाते हैं ऑटोनॉमस आइटम अबव द लाइन आइटम्स। और ये जो ₹50 वाला अकोमोडेटिंग आइटम है, इसे कहा जाता है बिलो द लाइन आइटम। ठीक, तो ये होता है हमारा। तो अब हम इसे फटाफट पढ़ लेते हैं। तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, सेंट्रल बैंक के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं जो बीओपी में होते हैं, इन्हें अकोमोडेटिंग और बिलो द लाइन ट्रांजेक्शन भी कहा जाता है। ट्रांजेक्शन ये करंट अकाउंट में, ट्रांजेक्शन द करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स बीओपी आर टेकन फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव्स आर ट्रांजेक्शन ऑटोनॉमस। मतलब जितने भी करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट्स में इस ट्रांजेक्शन से पहले जो भी ट्रांजेक्शन किए गए, ये वाला, ये वाला, या ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारे प्रॉफिट मोटिव से किए गए, इसीलिए ये सारे हमारे ऑटोनॉमस
ट्रांजेक्शन्स कहलाते हैं, ठीक, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर ट्रांजेक्शन, क्योंकि ये सारे ट्रांजेक्शन इंडिपेंडेंट है, मतलब ये अपने आप हुए हैं, ये इन्हें अबव द लाइन ट्रांजेक्शन्स भी कहा जाता है। बीओपी इज सेड टू बी डेफिसिट, बीओपी तब डेफिसिट में निकल के आएगा जब जो हमारे ऑटोनॉमस इनफ्लोज हैं वो हमारे ऑटोनॉमस आउटफ्लोज से कम निकल के आए, जैसा कि यहाँ पे निकल के आ रहा था, तो यहाँ पे यही दे रखा है। सिमिलरली व्हेन ऑटोनॉमस इनफ्लोज ग्रेटर देन, तो बीओपी जो है वो सरप्लस में माना जाता है। अब अगर ऐसा होता है तो करा क्या जाता है, दस फॉर द बैलेंस ऑफ पेमेंट टू बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए, ये तो ऐसे ही लिख लेना, यहाँ भी ये पॉइंट पढ़ना है, ये जरूरी है कि इनफ्लो ऑफ फंड जो है आउटफ्लो ऑफ फंड्स के इक्वल हो, इसके लिए ऑफिशियल रिसिप्ट का अकाउंट का ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इन केस अगर रिसिप्ट्स जो होती हैं वो कम होती हैं आउटफ्लो से, गवर्नमेंट क्या करती है, कई तरीकों का इस्तेमाल करती है, जैसे फाइनेंसिंग द डेफिसिट का इस्तेमाल करती है, सेंट्रल बैंक दो चीज़ों का इस्तेमाल करेगा, तो वो यहाँ पे लिख दिया है, तो आप बस यही लिख के आओगे कि अगर जो है बीओपी में इनफ्लोज जो है वो हमारे ज़्यादा हो जाएंगे आउटफ्लो से, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, फाइनेंसिंग द डेफिसिट करेगी, मतलब सेंट्रल बैंक दो ऑप्शंस को अपनाएगी, यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन करेंसी एसेट्स, सोना बेच के जाएगी, बोरोइंग्स फ्रॉम आईएमएफ से बोरो कर लेगी। व्हेन कंट्री सेंट्रल बैंक्स नीड करेंसी, फॉरेन करेंसी, जब हमें फॉरेन करेंसी की जरूरत होगी तो हम फॉरेन करेंसी एसेट्स को अपनी फॉरेन करेंसी के लिए बेच देंगे, इसे कहा जाएगा यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन करेंसी एसेट विच कॉजेज इनफ्लो इन फॉरेन करेंसी, जिससे फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होगा, हमने देखा ही। सिमिलरली अगर सरप्लस होगा बीओपी अकाउंट में तो हम क्या करेंगे, इन द ऑटोनॉमस आइटम्स में, तो सरप्लस फ्लोज द बीओपी अकाउंट, सेंट्रल बैंक परचेज फॉरेन करेंसी, सेंट्रल बैंक जो फॉरेन करेंसी पहले बेच के आई थी उन्हें दोबारा से परचेज कर लेगी। अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस आर कैरिड आउट बाय द सेंट्रल बैंक, ये ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो आरबीआई करता है बिकॉज ऑफ सरप्लस और डेफिसिट इन बीओपी, और वो तभी करेगा जब या तो बीओपी में डेफिसिट निकल के आ रहा हो या फिर बीओपी में सरप्लस, ये ज़्यादा निकल के आता तो इसे कहते हैं हम सरप्लस बीओपी या फिर फेवरेबल बीओपी, तो इसे ये कहा जाता। इसके अलावा एरर्स एंड ओमिशन है, इसको आपको पढ़ने की कोई नीड नहीं है। अब डिफरेंसेस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं चैप्टर में से, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस है, ये बहुत पूछा जाता है। तो करंट अकाउंट में अफेक्ट्स द करंट इनकम लेवल ऑफ ए कंट्री, इसमें वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं जो करंट इनकम लेवल पे असर डालते हैं। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल स्टॉक को अफेक्ट डालने वाले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। कंपोनेंट्स, इसके अंदर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट गुड्स का आएगा, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आएंगे, ठीक, इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव और पेड आएगी, इसके अंदर हम सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स, बोरोइंग और लैंडिंग से रिलेटेड रिकॉर्ड करेंगे। करंट अकाउंट एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, तो ये 3 नंबर में आ सकता है, इसको याद कर लेना अच्छे से। इसके अलावा ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स में देखें, दीज ऑटोनॉमस आइटम्स, ये वो जो ट्रांजेक्शन होते हैं बीओपी के जो प्रॉफिट मोटिव से किए जाते हैं, ये वो ट्रांजेक्शन होते हैं जो बीओपी में डिसइक्विलिब्रियम को, मतलब या तो डेफिसिट को या सरप्लस को बैलेंस करने के लिए किए जाते हैं, या बीओपी को बैलेंस करने के लिए किए जाते हैं। डिपेंडेंसी ऑन बीओपी, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये अपने आप होते हैं, इनके पीछे कोई मोटिव नहीं होता, लेकिन इनकी ये इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, इनको बीओपी को सही करने के लिए ही किया जाता है अकाउंट। दीज इंक्लूड बोथ करंट एंड कैपिटल अकाउंट। ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शंस आपको दोनों ही अकाउंटों में मिलेंगे, कैपिटल अकाउंट में भी मिलते हैं, ये सारे करंट अकाउंट में मिलते हैं, देखो कैपिटल में भी है करंट में भी है, लेकिन अकोमोडेटिंग खाली कैपिटल अकाउंट में ही मिलता है, नीचे कैपिटल अकाउंट में ही आ रहा है ये ट्रांजेक्शन, ठीक। इन्हें जो है अबव द लाइन आइटम्स भी कहते हैं, मतलब लाइन से ऊपर के आइटम्स भी कहते हैं, और अकोमोडेटिंग को लाइन के नीचे के आइटम्स भी कहते हैं, बिलो द लाइन आइटम्स भी कहा जाता है। इसके अलावा कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, सरप्लस या डेफिसिट बीओपी में कब निकल के आता है, तो पहली चीज़ इकोनॉमिक फैक्टर्स, कई चीज़ इकोनॉमिक फैक्टर है, मतलब इन्फ्लेशन, ठीक। व्हेन देयर इज इन्फ्लेशन इन द डोमेस्टिक कंट्री, जब भी हमारे देश के अंदर इन्फ्लेशन होगा, डोमेस्टिक कंट्री में इन्फ्लेशन होगा, फॉरेन गुड्स बिकम चीपर, तो फॉरेन गुड्स सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि हमारे देश के गुड्स महंगे हैं ना, फॉरेन में थोड़ी महंगाई है, वहाँ के गुड्स हमें सस्ते लगेंगे कंपेयर टू डोमेस्टिक गुड्स। इससे क्या होगा, हमारे इम्पोर्ट्स बढ़ जाएंगे, और इम्पोर्ट्स बढ़ने की वजह से बीओपी में डेफिसिट आएगा, ठीक। दूसरा अगर हम देखें तो क्यों आता है साइक्लिक फ्लक्चुएशन, साइक्लिक फ्लक्चुएशंस का मतलब जब डोमेस्टिक इकोनॉमी जो होती है वो स्लो डाउन के प्रोसेस से गुजर रही होती है, मतलब डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन होता है वो इतना नहीं होता कि डोमेस्टिक डिमांड को पूरा कर सके, तो इससे भी क्या होगा, इम्पोर्ट बढ़ेंगे, और इम्पोर्ट बढ़ने से फिर क्या होगा, डेफिसिट होगा। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होती है वो डिपेंड करती है डेवलपमेंट नेशंस पे, ताकि उन्हें अच्छी मशीन्स, टेक्नोलॉजी वगैरह, इक्विपमेंट वगैरह मिल पाए, इससे क्या होगा, हमारे इंपोर्ट्स बढ़ेंगे, इससे डेफिसिट होगा। चेंज इन डिमांड फॉर कंट्रीज गुड्स, फॉल इन डिमांड्स फॉर कंट्रीज गुड्स, मतलब अगर लोग हमारे देश का सामान खरीदना छोड़ के फॉरेन मार्केट से, इन द फॉरेन मार्केट मतलब चेंज इन डिमांड, हाँ फॉरेन मार्केट में अगर हमारे देश का सामान बिकना बंद हो जाए, वहाँ पे उनकी डिमांड आना कम हो जाए, तो इससे क्या होगा, हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, और एक्सपोर्ट्स कम होने से बीओपी जो है वो
डेफिसिट में आएगा। इम्पोर्ट इन सर्विस, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज मतलब अनडेवलप कंट्रीज़ जो हैं वो हमारे जैसे देश जो हैं वो इम्पोर्ट करते हैं सर्विसेज डेवलप कंट्रीज़ से, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है, तो इससे भी क्या होता है बीओपी में डेफिसिट निकल के आता है। तो पहला तो ये था हमारे इकोनॉमिक कॉजेज़। इसके अलावा हमारे कुछ पॉलिटिकल कॉजेज़ भी होते हैं। पॉलिटिकल कॉजेज़ मतलब जैसे कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो इसकी वजह से बहुत सारा कैपिटल आउटफ्लो देश के अंदर होगा एंड रिड्यूस इनफ्लो ऑफ फॉरेन फंड्स, मतलब अगर हमारे देश में सरकार जो है वो स्टेबल नहीं होगी, जैसे कि तुम देखते हो पाकिस्तान के अंदर ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है कि वहाँ पे गवर्नमेंट कभी स्टेबलाइज नहीं रहती है, तो वहाँ पे देखो फॉरेनर्स भी इन्वेस्टमेंट करना नहीं पसंद करते हैं और वहाँ के लोग भी जो है ज़्यादा अपना वहाँ पे बिजनेस इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करते हैं। अब उन्हें बिजनेस खोलने होते हैं तो वो बाहर जाके खोलते हैं, जैसे कि तुम्हें दमदम इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान दिख रखी है, शायद जहाँ तक पक्के तौर से नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है कि वो पाकिस्तानियों ने ही खोली है, पक्के तौर पे नहीं कह सकते, देखो उन्होंने बाहर खोल रखी है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे तुम्हें बिजनेस आउटलेट मिल जाएंगे जो पाकिस्तानियों ने सऊदी वगैरह में खोल रखे हैं। ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से, क्यों? क्योंकि वहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कब गवर्नमेंट का रुख चेंज हो जाए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो जाए जो उनके बिजनेस के ऊपर असर डालेंगी, तो ये बिजनेस इन्वायरमेंट में हम पढ़ चुके हैं। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस मतलब जो गवर्नमेंट में लगातार चेंजेस आते रहते हैं, उसकी वजह से भी फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है देश में पैसा इन्वेस्ट करने नहीं आते हैं। सोशल फैक्टर्स, अगर चेंज इन प्रेजेंट प्रेफरेंस मतलब अनफेवरेबल चेंज फॉर डोमेस्टिक गुड्स लीड टू डेफिसिट इन बीओपी, मतलब अगर हमारे देश के डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड कम हो जाए तो उससे बीओपी कम होगा। पॉपुलेशन ग्रोथ, पुअर कंट्रीज़ में ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, वहाँ पे जो होती है इनक्रीज द नीड ऑफ ए कंट्री, इससे लोगों की देश के लोगों की नीड्स बढ़ती है, ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, ज़्यादा डिमांड, तो उसके लिए इम्पोर्ट करने पड़ते हैं, ठीक। और इम्पोर्ट करना पड़ेगा और हमारे एक्सपोर्ट करने की कैपेसिटी कम होगी। ऑब्वियस सी बात सोच के देखो, हमारे देश का प्रोड्यूसर भी तो लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ गुड्स ही प्रोड्यूस कर रहा है। अब देश की पॉपुलेशन बढ़ गई, उसने गुड्स बनाए थे, वो गुड्स देश में ही कंज्यूम होगा, एक्सपोर्ट करने को बचे ही नहीं, या फिर बचे तो बहुत कम बचे, या फिर उसने जो गुड्स बनाए वो देश में पॉपुलेशन इतनी थी कि कम पड़ गए। अब कम पड़ गए तो बाहर से मंगाने पड़ेंगे देश के लोगों को, तो इससे भी क्या होगा बीओपी में समस्या आएगी, डेफिसिट आएगा। डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट, डिमॉन्स्ट्रेशन क्या होता है? जब कभी भी अंडर डेवलप कंट्रीज़ के लोग जो है एडवांस कंट्रीज़ के लोगों के कांटेक्ट में आते हैं तो वो उनकी फॉरेन पैटर्न ऑफ कंजप्शन मतलब उनकी कंजप्शन हैबिट्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि आईफोन वगैरह लोग यूटिलाइज करना, खरीदना वगैरह शुरू कर दिया लोगों ने। ड्यू टू दिस रीजन द इम्पोर्ट इंक्रीज, इससे क्या होगा? इम्पोर्ट्स बढ़ते हैं और इससे हमारे बीओपी पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, बीओपी हमारा नुकसान में जाता है। अब ये क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मल, दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। हाउ बीओपी अफेक्ट फॉरेन एक्सचेंज रेट, बीओपी से फॉरेन एक्सचेंज रेट पे क्या असर पड़ेगा? मतलब बीओपी अगर सरप्लस में आएगा तो हम क्या करेंगे? ऑब्वियस ही बात है, पैसा लैंड करेंगे या अपना सोना वापस खेत के लेके आएंगे। मान लो पैसा लैंड करा मतलब हमने डॉलर की सप्लाई करी, तो अगर मान लो पहले डिमांड हमारे डॉलर की ये आ रही थी, ये सप्लाई आ रही थी, तो अब तुमने क्या करा? पैसा उधार दिया, तो सप्लाई डॉलर की बढ़ जाएगी नहीं बढ़ जाएगी? ठीक, तो पहले रेट ये होगा, अब फॉरेन एक्सचेंज का रेट ये आ गया होगा, मतलब पहले यहाँ पे 70 होगा तो ये नीचे हो गया मतलब कम हो गया, तो यानी कि ये क्या कहलाता है? करेंसी एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बीओपी डेफिसिट में आएगा, बोरोइंग्स करेंगे, तो बोरोइंग्स करने से क्या होगा? सिचुएशन देखो क्या होगी, ये डिमांड कर्व है, ये सप्लाई करवाया, आपने बोरोइंग्स करी मतलब डिमांड बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो डिमांड कर्व आगे को भागेगा। पहले प्राइस यहाँ पे था मान लो 50 है, अब यहाँ पे जो बढ़ के निकल के आएगा तो करेंसी डेप्रिसिएशन देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये हो गया। इसी तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रेट पे अगर असर पड़ेगा तो उसका बीओपी पे क्या असर पड़ेगा? जैसे मान लो करेंसी हमारी क्या हो जाए? डेप्रिशिएट हो जाए, पहले $1.70 का था अब 80 का हो जाए, तो इससे क्या असर पड़ेगा? इससे क्या होगा? हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, करेंसी डेप्रिशिएट हो गई मतलब क्या हो गया? करेंसी डेप्रिशिएट हो गई मतलब फॉरेनर्स अब यहाँ कम समय में कम रुपए में ज़्यादा सामान खरीद पाएंगे। पहले से समझो वो अपने देश का ₹1 खर्च करते 70 टॉफ़ी मिलती उन्हें, अब वो खर्च करेंगे तो 80 टॉफ़ी मिलेंगी, ज़्यादा सामान मिलेगा, यानी कि एक्सपोर्ट्स बढ़ गए तो हमारा इनफ्लो बढ़ जाएंगे। इनफ्लो बढ़ने का मतलब बीओपी फेवरेबल में निकल के आएगा। दूसरे तौर पर देखो तो अब हमारे लिए फॉरेन कंट्री का सामान महंगा हो गया। पहले फॉरेन कंट्री में अगर हम कोई $1 की चीज़ खरीदते तो वो 70 रुपये की पड़ती थी, अब हमें वही चीज़ $1 वाली 80 रुपये की पड़ेगी, तो इम्पोर्ट्स कम होंगे, आउटफ्लो कम हो जाएगा, तो इससे बीओपी फेवरेबल निकल के आएगा। अब जो 70 से 60 हो जाए मतलब करेंसी एप्रिसिएशन हो जाए, तो इससे क्या होगा? फॉरेन कंट्री के लिए हमारे देश के गुड्स जो हो जाएंगे वो महंगे हो जाएंगे, ठीक। मतलब फॉरेनर पहले $1 में यहाँ अपने देश के $1 में 70 टॉफ़ी खरीदता था, अब उसे 60 टॉफ़ी मिलेंगी, तो वो क्यों खरीदेगा? एक्सपोर्ट नहीं करेगा, वो कहीं और से खरीदेगा, तो हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे। एक्सपोर्ट कम होने की वजह से क्या होगा? हमारे देश में जो इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का वो कम हो जाएगा। अब इससे क्या होगा? फिर जो पहले हम फॉरेन से कोई $1 की चीज़ खरीदते 70 रुपये देने पड़ते थे, अब खरीदेंगे तो 60 रुपये देने पड़ेंगे, तो यानी कि हमारे लिए इंपोर्ट सस्ते हो जाएंगे, तो हमारे इंपोर्ट बढ़ जाएंगे, आउटफ्लो बढ़ जाएगा, मतलब बीओपी
अनफेवरेबल निकल के आएगा। तो ठीक, तो ये एक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के अंदर। इसके अलावा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा कुछ नहीं है। बीओटी पे छोटा मोटा न्यूमेरिकल आ सकता है तो वो देख लेना। टॉपिक फिर से बता देता हूँ, इस चैप्टर में कौन कौन से पूछ सकते हैं। आइटम्स इन बीओपी पूछेंगे। बीओपी के आइटम्स में आप बताएंगे विजिबल आइटम्स होते हैं, इनविजिबल आइटम्स होते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट इनकम्स होती हैं, यूनिलेटरल ट्रांजेक्शंस होते हैं और कैपिटल ट्रांजेक्शंस होते हैं। फिर करंट अकाउंट पूछा जाएगा आपसे, करंट अकाउंट के कंपोनेंट, तो उसमें भी आप बताएंगे करंट अकाउंट में सबसे पहले हमारे विजिबल ट्रेड आता है, फिर इनविजिबल ट्रेड आता है, उसके दो पार्ट होते हैं, फैक्टर इनकम और नॉन फैक्टर इनकम, और फिर तीसरा हमारा आता है यूनिलेटरल ट्रांसफर। फिर आपसे करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट के बारे में पूछा जाएगा तो उसमें आप बताएंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर एफडीआई आती है, हमारी एफएफआई आती है और बोरोइंग्स और लैंडिंग्स आती हैं। ठीक, इसके अलावा अगर इसके बाद हम देखेंगे ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग वाला सीन आएगा, बीओपी डेफिसिट में निकल के आएगा, सरप्लस में निकल के आएगा, तो उसके लिए करंट अकाउंट वो कैपिटल ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट ट्रांजेक्शन करेगा आरबीआई। अगर डेफिसिट में निकल के आएगा तो ऑफिशियल रिजर्व से सोना निकाल के बेच के आएगा, इसे कहेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ करेंसी एसेट्स, या फिर बोरोइंग करेगा आईएमएफ से। ठीक है, तो इसको सही करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये दोनों ही, ये जो ट्रांजेक्शन किए जाएंगे ये हमारे अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन किए जाएंगे, क्योंकि ये बीओपी को सही करने के लिए किए जाएंगे। ये हमारे बिलो द लाइन ट्रांजेक्शन कहलाएंगे। इससे पहले जितने भी ट्रांजेक्शन हुए वो सारे ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन है, क्योंकि वो सारे प्रॉफिट मोटिव से हुए थे। इस तरीके से अगर सरप्लस में निकल के आ जाता है हमारा बीओपी बाई चांस से, तो भी क्या करेगा आरबीआई, जो पहले सोना बेच के आया था उसे वापस ले आएगा, या फिर किसी दूसरे देश को पैसे उधार दे देगा। तो ये कॉन्सेप्ट बनता है। इसके अलावा डिसइक्विलिब्रियम कॉजेज बनते हैं, तो उसमें इकोनॉमिक कॉजेज आते हैं, पॉलिटिकल कॉजेज आते हैं, आपके सोशल कॉजेज आते हैं, तो उन्हें पढ़ लेना। इकोनॉमिक कॉजेज ज़्यादातर पूछे जाते हैं, मेनली कंपोनेंट्स बहुत पूछे गए हैं। इसके अलावा ये दो क्वेश्चन बन जाते हैं। और अगर देखने हैं तो और हम बुक में देख लेते हैं फटाफट से छोटे मोटे क्वेश्चंस जो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाए। फॉरेन एक्सचेंज और बीओपी के साथ में दे रखे हैं। मज़ेदार बात ये है, यहाँ से है बीओपी इस कंपोनेंट, तो बीओपी के देख लेते हैं खाली, फॉरेन एक्सचेंज के। जब फॉरेन एक्सचेंज की वीडियो करेंगे तब देख लेंगे। ठीक है, 3 नंबर वाले क्वेश्चंस कहाँ से हैं, देखो यहाँ से शुरू हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट इन अ कंट्री मस्ट बी फाइनेंस बाय करस्पॉन्डिंग टू कैपिटल अकाउंट। डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। मतलब करंट अकाउंट का जो डेफिसिट है वो कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से कवर किया जा सकता है, हाँ किया जा सकता है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, तो यहाँ यही लिखा है, तो इसको आप एग्जांपल के तौर पे एक्सप्लेन करके आ जाओगे। करंट अकाउंट में ज़्यादा मोटे ट्रांजेक्शन आते हैं। डिफरेंस बिटवीन ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिव ट्रांजेक्शंस, तो ये डिफरेंस आप अच्छे से रट लेना, आपकी बुक में भी लिखा है। ठीक है, ये हमने बुक में भी देखा था, नोट्स में भी देखा है अभी, ये अच्छे से रटना। ये पूछा गया है, वैलिड रीजंस देने हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। मतलब करंट अकाउंट ऑफ बीओपी रिकॉर्ड्स ओनली एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स, हाँ यही रिकॉर्ड करता है, क्योंकि ये हमारा रिकरिंग नेचर का ट्रांजेक्शन होता है। बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी ऑन द डेबिट साइड। बोरोइंग्स डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगी, नहीं क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होंगी, गलत दे रखा है, वो हमारी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती है, तो आप इसमें ये लिख के आएंगे। ठीक, तो इस तरीके से आएगा। ट्रेड डेफिसिट मस्ट एग्जिस्ट इफ कंट्रीज फेसिंग अ सिचुएशन ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट में डेफिसिट है तो कंपनी को ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। डिफेंड करो या रिफ्यूट करो तो ये रिफ्यूट होगा। ट्रेड डेफिसिट में खाली जो है हमारा गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डिफरेंस आएगा। अब हो सकता है डेफिसिट जो आ रहा हो करंट अकाउंट के अंदर, अगर मैं बात करूं करंट अकाउंट में हो सकता है डेफिसिट आ रहा हो तो वो इन तीनों ट्रांजेक्शन्स की वजह से भी तो आ सकता है, खाली इसकी वजह से डेफिसिट क्यों आएगा, है ना। तो ये हमारा यहाँ पे चला जाता है। इसी तरीके से और देख लेते हैं, कहाँ चला गया, ये रहा। ठीक, ये आगे क्वेश्चन। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बीच का डिफरेंस देखो कई बार पूछा गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपने देख ही लिया। इसके अलावा यहाँ पे पूछे गए हैं कैपिटल अकाउंट्स के ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड कौन कौन से होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग, लेंडिंग, फॉरेन एक्सचेंज, ये आपके यहाँ दे रखे हैं, आपको वही लिखने हैं जो आपके नोट्स में लिखे हुए हैं। इज द ट्रांजेक्शन ऑफ करंट अकाउंट के पूछे गए हैं 15, 16, 11 में अलग अलग फॉर्म में पूछे गए हैं, तो क्वेश्चंस को पढ़ लेना, देख लेना। यहाँ पूछा है सेल ऑफ मशीनरी टू अब्रॉड रिकॉर्ड इन द बीओपी पेमेंट, रिकॉर्ड की जाएगी बीओपी में, तो भाई सेल ऑफ मशीनरी रिकॉर्ड की जाएगी बीओपी में, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड की जाएगी। गुड्स है, गुड्स बेच रहे हैं, मशीनरी हमारे लिए देश के लिए एसेट थोड़ी नहीं, देश के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मशीन एसेट्स है क्या, देश के पॉइंट ऑफ व्यू से मशीन एसेट्स है नहीं, मशीन तो गुड्स हो सकता है देश के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसेट क्या है देश के पॉइंट ऑफ व्यू से, गोल्ड। ठीक, ये ध्यान रखना है, खाली गोल्ड। बोरोइंग्स फ्रॉम अवॉइडेड रिकॉर्ड इन द बैलेंस शीट, रिकॉर्ड की जाएगी, हाँ रिकॉर्ड की जाएगी, हमें पता ही है। ठीक, तो ऐसे करके क्वेश्चंस आपको इसमें देखो पूछे गए हैं।
मीनिंग ऑफ बीओपी डेफिसिट पूछा गया है, ठीक। डेफिसिट पे डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट पूछा गया है बीओपी के। हाउ डज अ बीओपी व्हाट डज अ बीओपी अकाउंट शो, नेम टू पार्ट्स ऑफ बीओपी अकाउंट, तो करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट ये वही पूछा गया है। बीओपी क्या शो करता है ये बताना है, तो बीओपी की डेफिनेशन बता देनी है। ऑन विच साइड ऑफ अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो इंडिया में है वो रिकॉर्ड की जाएगी। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिया में करी गई है, तो इंडिया में करी गई है तो मतलब सेल हो गया, तो एफडीआई हो जाएगी, तो हमारी क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो देखो क्रेडिट साइड लिखा होगा, क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगी, ठीक। तो इस तरीके से आएगा। प्रॉफिट रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टमेंट अब्रॉड इज रिकॉर्डेड इन कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट जो मिला इन्वेस्टमेंट से कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होगा हमारे देश को, नहीं करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। इंपोर्ट ऑफ मशीनरी रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट, हाँ ये सही है, ठीक। तो ऐसे करके क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें कई बार, कई तरीके के ये मोस्टली क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं कि कौन सा चीज़ कहाँ रिकॉर्ड की जा रही है। तो आप ये देख सकते हो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, मीनिंग ऑफ ट्रेड बैलेंस करंट अकाउंट, आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट बताना है क्या है, मीनिंग ऑफ ट्रेड बैलेंस या करंट अकाउंट का बैलेंस का आपको मीनिंग बताना है। ट्रेड बैलेंस मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है लला, और करंट अकाउंट बैलेंस मतलब करंट अकाउंट का पूरा हिसाब किताब चिट्ठा तुम्हें खोल देना है इसके अंदर। तो 6 मार्क्स के क्वेश्चन में भी ऐसे ही देख सकते हो आप। आपको दे रखा है डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स और डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स एंड डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, इन दोनों के बीच में, मतलब डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड फॉरेन से आएगी डोमेस्टिक गुड्स के लिए डिमांड, और डोमेस्टिक डिमांड मतलब हमारे देश के अंदर जो डिमांड आ रही है, ठीक। तो ये अब्रॉड का कॉन्सेप्ट हो गया, बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया, ये छोटा कॉन्सेप्ट हो गया, हमारे देश की बात हो रही है, पूरे विदेश की बात हो रही है, पूरी दुनिया में बेच रहे हैं। करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट डेफिसिट, तो ये हो गया ट्रेड सरप्लस, ट्रेड डेफिसिट वगैरह आपको दे रखा है, तो ये सब दे रखा है। यहाँ पे डिफरेंस ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स का कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स वगैरह देखो यही चीज़ें पूछी जा रही हैं, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं पूछा गया है। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया 2016 में, इंडियन इन्वेस्टर लैंड एयरपोर्ट, आंसर द फॉलोइंग, इंडियन इन्वेस्टर ने बाहर पैसे दिए, ठीक। इन्वेस्टर अकाउंट कौन से में होगा, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट, इसका मार्केट एक्सचेंज रेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये फॉरेन एक्सचेंज से इनने इसको टॉपिक को जोड़ दिया। अब हमने पैसे बाहर दिए हैं, तो इससे मतलब हमने एक तरीके से हमने क्या करा है, इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्ट किया होगा तो हमने एक तरीके से इन्वेस्टमेंट किया, तो हमारे पास से डॉलर गए होंगे, ठीक। हमने बाहर कुछ ना कुछ चीज़ खरीदी होगी तो हमारे एक तरीके से डॉलर गए, तो डॉलर जाने का मतलब हमारे पे डॉलर चलेगा, तो सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ जाएगी तो फॉरेन एक्सचेंज रेट पे जो है फ़र्क पड़ेगा, वो भी हम देख के आए थे, जो हमारी सप्लाई है उससे रेट चेंज हो जाएगा हमारा, ठीक। तो वो मैंने तो बता दिया। देखो इस तरीके से यहाँ पे पूछा गया है, फॉरेन एक्सचेंज से जोड़ के वो वाला क्वेश्चन यहाँ पे इस तरीके से पूछे गए हैं। तो यही क्वेश्चन हैं आपके बकाया, मैं और बता दूंगा कुछ होगा, बकाया बोर्ड के 5 के पेपर्स करने हैं, तो ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट।